गुडविल का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड गुडविल का सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है क्या? सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड ध्यान से देखेंगे। गुडविल वैल्यूएशन यूजिंग द सुपर प्रॉफिट मेथड, बड़ा ही मजेदार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। गुडविल एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। तो पहले फॉर्मूला क्या है? गुडविल इज इक्वल टू, क्या हो रहा है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ years purchased. Goodwill is equal to super profit into number of years purchased. Number of years purchased क्या है वो तो हमें पता है। तो मजेदार पॉइंट आएगा कि सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं। सुपर प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ, प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स अर्न्ड इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स, कि नॉर्मल प्रॉफिट से एक्स्ट्रा कितना कमाया आपने। तो मैंने आपको एवरेज प्रॉफिट्स के टाइम मना किया था ना कि नॉर्मल प्रॉफिट्स टर्म मत यूज करो इसके लिए, क्योंकि आगे आने वाली है किसी और चीज के लिए। तो आ गया वो टाइम। तो ध्यान से देखेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सुपर प्रॉफिट्स? सुपर प्रॉफिट्स होते हैं प्रॉफिट्स इन एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट्स। आपने कितने कमाए? एवरेज प्रॉफिट्स, आपने कितने कमाए माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब होता है कि जिस इंडस्ट्री में आप ऑपरेट कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कौन से हैं? जो पिछले मेथड में हमने सीखे थे वही है। इसीलिए इंपॉर्टेंट था कि एवरेज प्रॉफिट आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। एवरेज प्रॉफिट और कुछ नहीं है, आपके एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ही हैं, वही है। तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एक्चुअल प्रॉफिट्स आर इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है कि कोई अबनॉर्मल आइटम नहीं है तो जो प्रॉफिट्स हैं वही डायरेक्टली उसी से एवरेज आ जाएगी। अदरवाइज आपको वो एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी जो आप अभी तक कर रहे थे। एवरेज प्रॉफिट्स वो है जो आप कमा रहे हो। नॉर्मल प्रॉफिट्स का मतलब होता है प्रॉफिट्स अर्न बाय फर्म्स, बाय अदर फर्म्स इन द सेम इंडस्ट्री। कि फॉर एग्जांपल आप फुटवेयर इंडस्ट्री में, आप एडिडास हैं। अब नॉर्मली फुटवेयर इंडस्ट्री में लोग कितना कमाते हैं? कह रहे हैं 15% कमाते हैं। मतलब 15, क्योंकि परसेंटेज में ही बात होगी ना, कि आप जितना पैसा लगाओगे उस पर डिपेंड करेगा कितना कमाओगे। आप 100 करोड़ इन्वेस्ट करोगे तो आप उसके हिसाब से कमाओगे, आप 1000 करोड़ इन्वेस्ट करोगे उसके हिसाब से। तो परसेंटेज में बात होती है। कह रहे हैं इस बिजनेस में लोग नॉर्मली 15% कमाते हैं, आप कमा रहे हो 18% सेम इंडस्ट्री में। तो आप लोगों से एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो जितना एक्स्ट्रा कमा रहे हो वो आपके सुपर प्रॉफिट्स है। जितना आप बाकियों से एक्स्ट्रा कमा रहे हो वो आपके सुपर प्रॉफिट्स है। तो सुपर प्रॉफिट क्या होता है? आप कितना कमा रहे हो, दैट इज योर एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, माइनस इस इंडस्ट्री में लोग नॉर्मली कमाते कितना है, वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स का मीनिंग और फॉर्मूला क्लियर? सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने होंगे या हमें गिवन होंगे? एवरेज प्रॉफिट पे तो मैं कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि वो तो हम पूरा डिटेल में जितनी बातें अभी तक हमने करी है ना एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए ही करी है, तो वो तो पुरानी बात हो गई है। मजेदार पॉइंट क्या है कि ये नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ये नॉर्मल प्रॉफिट्स क्या होते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो मैं भी बात कर रहा था कि आप जिस इंडस्ट्री में उसमें नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है, 10%, 12%, 15%, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द इंडस्ट्री। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है कि जिस इंडस्ट्री में आप हो उस इंडस्ट्री में नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो फिर इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, ये तो गिवन होगा, ये तो गिवन होगा, गिवन एज अ
परसेंटेज। ये तो एज अ परसेंटेज आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, आपको कैलकुलेट नहीं करना होता, कैलकुलेट करना होता है नॉर्मल प्रॉफिट्स, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो अब मजेदार पॉइंट आता है कि ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ही क्या है कि कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आप कैपिटल एम्प्लॉयड पे तो आप पीएचडी कर चुके हो, कैपिटल एम्प्लॉयड पे तो आप पीएचडी कर चुके हो, आप इतने सारे रेशियोज कैलकुलेट कर चुके हो। यस और नो? कैपिटल एम्प्लॉयड वही है, कैपिटल एम्प्लॉयड वही है, अभी जीरो से दोबारा होगा। क्यों? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, वहां पे हमने बात करी थी कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से रेशियो एनालिसिस में, यहाँ पे बात हो रही है पार्टनरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है आपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कितने कर रखे हैं, आपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कितने कर रखे हैं। कह रहे अच्छा, वो तो कैपिटल होता है। कह रहे सिर्फ कैपिटल नहीं, इसमें और भी चीजें आ सकती हैं। कह रहे जैसे कि, ध्यान से देखेंगे, दो अप्रोचेस हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने की। एक है लाइबिलिटीज साइड अप्रोच, एक है लाइबिलिटी साइड अप्रोच। तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच के हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड लाइबिलिटी साइड अप्रोच के हिसाब से, कैपिटल प्लस रिजर्व्स, कैपिटल प्लस रिजर्व्स। रिजर्व्स में क्या आता है आपके? रिजर्व्स में आपके अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आ सकते हैं, इसमें आपका जनरल रिजर्व आ सकता है, इसमें आपका रिजर्व फंड आ सकता है। कोई भी अगर रिजर्व के नाम से दे रखा होगा तो वो इसमें आ जाएगा। तो कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस, ध्यान से देखेंगे, माइनस गुडविल। सर गुडविल तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, गुडविल तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस कैसे कर देंगे? कह रहे अगर इफ there is any, if there is any existing goodwill, if there is any existing goodwill, कि आपको बैलेंसेस दे रखे हैं, आपको बैलेंसेस दे रखे हैं और उन बैलेंसेस में गुडविल आ रहा है 50,000। तो जो पहले से गुडविल आ रहा है और आपको क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म, तो जो पहले से गुडविल गिवन है उसको बोलते हैं एग्जिस्टिंग गुडविल। क्या बोलते हैं उसको? एग्जिस्टिंग गुडविल। कह रहे उसको राइट ऑफ कर दो। क्या कर दो? उसको राइट ऑफ कर दो। ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, उसको पूरा राइट ऑफ कर दो। तो अगर राइट ऑफ करेंगे तो आपके प्रॉफिट बढ़ेंगे या कम होंगे? कौन बेयर करेगा? ओनर। तो इसलिए माइनस कर रहे हैं। हम चाहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। कह रहे कुछ तो कैपिटल इन्वेस्टेड है, कुछ हमारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। कह रहे उनको एड अप कर दो। कह रहे कोई और एक्सपेंसेस तो नहीं है जो राइट ऑफ करने वाले हैं? कह रहे हाँ, एक अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसको राइट ऑफ कर दो। कह रहे और कुछ? कह रहे माइनस कर दो फिक्टिशियस एसेट्स। क्या माइनस कर दो? फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं आपके? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही तो होता है। क्या होता है? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसमें आपका क्या आ सकता है? और अक्यूमुलेटेड लॉसेस। क्या आ सकता है? अक्यूमुलेटेड लॉसेस। अब ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो वो क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस अगर दे रखा है तो वो क्या होता है? आप बताएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस दे रखा है तो वो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस लिखा है, ऐसे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिखा है क्रेडिट बैलेंस 50,000, तो वो प्रॉफिट है या लॉस है? श्योर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस आपका अक्यूमुलेटेड, करेक्ट, प्रॉफिट होता है। क्या होता है? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। क्रेडिट ज्यादा होंगे डेबिट से तो क्रेडिट बैलेंस आता है, तो प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, और डेबिट बैलेंस अक्यूमुलेटेड लॉस। पीएनएल क्रेडिट बैलेंस कहां पे आ रहा होता है? एसेट साइड या लाइबिलिटी साइड? लाइबिलिटी साइड।
लाइबिलिटी साइड। डेबिट बैलेंस कहाँ रहा होता है? एसेट साइड। एसेट साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू। एसेट साइड, व्हाई? इट इज अ फिक्टिशियस, इट इज अ फिक्टिशियस एसेट। और लाइबिलिटी साइड क्यों? बिकॉज इट बिलोंग्स टू द ओनर्स। इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल लाइबिलिटी, इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल लाइबिलिटी, बट है तो लाइबिलिटी। बचपन में हमने चैप्टर पढ़ा था ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जनरल रिजर्व कहाँ शो करते थे? लाइबिलिटी साइड या एसेट साइड? जनरल रिजर्व, ऑल रिजर्व्स आर लाइबिलिटीज। रिजर्व्स आर अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, कि प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन हमने सेट असाइड कर दिया, आगे यूज करेंगे एक्सपेंशन के लिए। तो रिजर्व्स का नेचर लाइबिलिटी होता है, इंटरनल लाइबिलिटी, यू ओ दैट मनी टू द ओनर्स। कमिंग बैक टू द फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स। कोई डाउट? माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। सर ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं? ध्यान से देखेंगे। इन्वेस्टमेंट्स दो टाइप के हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट्स दो टाइप के होती हैं, एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और एक नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? इन्वेस्टमेंट्स, कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने जिससे आपके बिजनेस को भी हेल्प होगी, आपका बिजनेस भी प्रमोट हो रहा है। कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोचिंग सेंटर है, 9 to 12 पढ़ाता हूँ, मैंने किसी कोचिंग सेंटर में इन्वेस्ट करा हुआ है जो 6th 7th को पढ़ाता है, 6th 7th 8th को पढ़ाता है। तो मैंने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है कि इनको ढंग से पढ़ाओ और जो अच्छे बच्चे हो वो यहाँ पे भेज देना, नालायक मत भेज देना। पॉइंट ये है कि मैंने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है जिसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेरे बिजनेस, क्योंकि रेडी बिजनेस आएगा ना, 9th में बच्चे आएंगे कि अगर वहां पे परफॉर्मेंस अच्छी हुई और वो उनको पता कि मैं भी वहां पे इन्वेस्टर हूँ और ठीक कर रहे हैं, तो एक एग्जिस्टिंग गुडविल है, एक बेनिफिट हो रहा है, मेरे बिजनेस को फायदा हो सकता है कि नहीं हो सकता ऐसी इन्वेस्टमेंट से। हो सकता है तो वो एक ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, हो सकता है तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। लेकिन एट द सेम टाइम मैंने क्या किया हुआ है, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ और मैंने ना स्टॉक मार्केट में शेयर्स खरीदे हुए हैं, रिलायंस के, टाटा के, टीसीएस के। उससे मेरे बिजनेस से कोई लेना देना है क्या? चाहे वो कंपनियां बहुत अच्छी कर रही है, प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, शेयर के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, बट क्या उस इन्वेस्टमेंट से मेरे बिजनेस पे कोई इंपैक्ट आ रहा है? तो वो हो जाती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड in capital employed, included in capital employed. Non-trade investment not included in capital employed, included in capital employed, not included in capital employed। कह रहे कैपिटल एम्प्लॉयड, मैं देखना चाहता हूँ कि आपने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट करा हुआ है, तो जो पैसा बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है वो मैं क्यों कंसिडर करूं? तो सर फिर उसको इंक्लूड ही मत करो, माइनस क्यों कर रहे हो? जब मैंने कैपिटल लिया है, जब मैंने रिजर्व लिया, तो जो पूरा पैसा मैंने बिजनेस में लगा रखा है, जो पूरा पैसा इन्वेस्ट करा है वो ले रखा है, उसमें से कुछ पैसा अगर बिजनेस के बाहर है तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि कैपिटल तो टोटल मनी इंट्रोड्यूस्ड इन द बिजनेस। अब हो सकता है उसी में से कुछ पैसा मैंने बाहर लगा दिया, तो फिर कैपिटल में से मुझे डिडक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो टोटल मनी आपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करी है एज एन ओनर, वो पूरा का पूरा बिजनेस में यूज नहीं हो रही है, कुछ बाहर पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। कह रहे फिर दैट शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉय। तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच कहता है कैपिटल प्लस रिजर्व्स माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। एसेट साइड अप्रोच क्या कहता है? ध्यान से देखेंगे। एसेट साइड अप्रोच, एसेट साइड अप्रोच शरीफ सी अप्रोच है। एसेट साइड अप्रोच कहता है टोटल एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज माइनस आउटसाइडर्स माइनस आउटसाइडर्स क्लेम्स। तो वो और कुछ नहीं, आपकी लाइबिलिटीज ही है, माइनस आउटसाइडर्स क्लेम्स, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की बात कर रहा है। टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइडर्स क्लेम्स।
टोटल एसेट्स क्या हो गए आपके, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स माइनस ऑल द लायबिलिटीज, ये फर्क है पार्टनरशिप में, माइनस ऑल द लायबिलिटीज। कंपनीज में तो हमने सीखा था ना ओनली करंट लायबिलिटीज, यहाँ के अपने रूल्स हैं। पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप पे कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होती, सो बी केयरफुल। टोटल एसेट्स माइनस ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस आउटसाइडर्स क्लेम्स। टेक्निकली क्या होता है कि अगर कुछ मेंशन नहीं है ना, तो पार्टनरशिप में लायबिलिटीज आर कंसिडर्ड एज करंट लायबिलिटीज, ऑल लायबिलिटीज आर कंसिडर्ड एज करंट लायबिलिटीज अनलेस स्पेसिफाइड। बट मैं कह रहा हूँ कि वो तो एक मतलब एज पर लॉ, एज पर रूल होता है। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इज टोटल एसेट्स माइनस ऑल द एक्सटर्नल लायबिलिटीज, माइनस ऑल द एक्सटर्नल लायबिलिटीज माइनस आउटसाइडर्स क्लेम्स। कोई डाउट? ध्यान क्या देना है, अब क्योंकि आप एसेट साइड अप्रोच ले रहे हो तो खुद ही डू नॉट इंक्लूड, क्योंकि आप तो एसेट साइड अप्रोच ले रहे हो ना, डू नॉट इंक्लूड, मत लेना। क्या मत लेना? एक एग्जिस्टिंग गुडविल, उसको इंक्लूड मत करना। दूसरा नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूड मत करना, एग्जिस्टिंग गुडविल को इंक्लूड मत करना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूड मत करना, और और फिक्टिशियस एसेट्स, फिक्टिशियस एसेट्स, इन तीन चीजों को इंक्लूड ही मत करना, इन तीन चीजों को इंक्लूड ही मत करना। लायबिलिटी साइड अप्रोच ले रहे हो तो आपने जो पूरा पैसा इन्वेस्टेड था वो ले लिया, तो आपको खुद माइनस करना पड़ेगा कुछ फिक्टिशियस एसेट्स, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और एग्जिस्टिंग गुडविल। बट अगर आप एसेट साइड अप्रोच ले रहे हो तो इंक्लूड ही मत करना एसेट्स में एग्जिस्टिंग गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें क्यों कैलकुलेट करना सीखना पड़ा? क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्यों जानना चाहते थे हम नॉर्मल प्रॉफिट? क्योंकि सुपर प्रॉफिट क्या होते हैं, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट्स। एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट्स अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट सेम होते हैं, तो एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट्स। कोई भी डाउट? आई रिपीट, it is one of the most important method of valuation of goodwill, super profit method. अब आपकी बारी, तो ध्यान से देखेंगे एक बार और पूरा का पूरा रिकैप होगा, ध्यान से देखेंगे।